गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। भाई लास्ट क्लास में अपन ने कुछ योजनाएं पढ़ी थी, उन योजनाओं के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर देते रहना है ना। सबको बोलने का अधिकार है, सब लोग आंसर देते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर कोई अंतरजातीय विवाह होता है तो उस अंतरजातीय विवाह के लिए एक योजना निकालिए, उस योजना का नाम क्या है? डॉक्टर सविता सविताबेन अम्बेडकर। डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर। ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि इस योजना के तहत कितने पैसे मिलते हैं दोनों जोड़ों को, तो दोनों जोड़ों मतलब दोनों युवक युवती को कितने मिलते हैं? 10 लाख। अगर बोले कि डायरेक्ट बैंक खाते में पहुंचाने पैसे, तो कितने पहुंचाएंगे? 5 लाख डायरेक्ट खाते में, और 5 लाख की क्या करा देंगे? एफडी करा देंगे। उसको कितने टाइम बाद अपन यूज कर सकते हैं वो लोग? 8 साल बाद। अच्छा, दोनों दंपति के जो एक दंपति है, एक दंपति मतलब एक जोड़ा है ना, उन जोड़ों की वार्षिक आय जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दूसरी योजना पढ़ी थी अपन ने, पालनहार योजना। पालनहार योजना में बताओ, बच्चे को, अनाथ बच्चा है तो अनाथ बच्चे को 0 से 6 वर्ष तक कितने पैसे मिलते हैं? 1500 पर मंथ मिलते हैं, या ये वार्षिक आय? पर मंथ। अगर बात करें 6 से 18 साल का बच्चा है तो 6 से 18 साल के बच्चे को कितने पैसे मिलेंगे पर मंथ? 2500। और अगर बात करें एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं पूरे वार्षिक में, पूरे एनुअल के अंदर, तो वो कितने मिलते हैं? जूते स्वेटर इन सब के लिए 2000। फिर एनएचएम पढ़ा था, एनएचएम में ये बताओ कि एनएचएम स्टार्ट कब हुआ? 2013 करके क्या हो गया आंसर, या 2005? 2013। बट अगर तुमसे पूछ ले एनआरएचएम कब स्टार्ट हुआ, तो एनआरएचएम कब स्टार्ट हुआ? 2005। उसके बाद में एनएचएम के अगर दो कंपोनेंट पूछ ले, तो दो कंपोनेंट क्या है? एनआरएचएम और एनयूएचएम। एनयूएचएम कब ऐड हुआ? 2013। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि बताओ एनएचएम के अंदर कौन कौन सी योजनाएं आती है, कौन कौन सी चीजें आती है, तो एक आती है जेएसवाई। जेएसवाई की फुल फॉर्म बताओ। जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। अगर पूछा जेएसएसके, ये कौन सी योजना है? योजना है या कार्यक्रम है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। अच्छा, उसके बाद में आरबीएस के कौन सी है? आरबीएस की फुल फॉर्म? ठीक है। उसके बाद में एक और थी आरकेएस के, वो कौन सी थी? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है। आज बढ़ते हैं अब नई बात, और नई बात से पहले ये बता दो, आज स्क्रीन सही दिख रही है, ब्लर हो रही है? ब्लर थोड़ी हो रही है। ठीक है, कल बोल रहे थे ना ब्लर हो रही है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना। नेक्स्ट अपन को कौन सी योजना पढ़नी है? जननी सुरक्षा योजना। अब जननी सुरक्षा योजना नाम से क्लियर हो रहा है, जननी मतलब कौन जनेगी? कोई गर्भवती जनेगी बच्चे को, तो उसकी सुरक्षा के लिए, गर्भवती की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई गई। ये क्यों बनाई गई? भाई माइक ऑफ कर देना ना जिसका भी ऑन है, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं तो माइक ऑफ रखा करो, ठीक है। तो जननी सुरक्षा मतलब, जननी मतलब कौन? जो जनेगी, है ना, जनन करेगी, मतलब गर्भवती। गर्भवती की सुरक्षा क्यों? क्योंकि मातृ मृत्यु दर बार बार बढ़ रही थी, है ना। मैटरनल जो मोर्टेलिटी रेट था, मरने का दर था, वो क्या हो रहा था? बार बार ज्यादा हो रहा था। तो उसको कम करने के लिए ये सुरक्षा को लेके, इस योजना को लेके, इसका परिचय अगर तुमसे पूछे कि, एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, इसका क्वेश्चन एम्स में आया है और सीएचओ दोनों में आया हुआ है। इसका भी आया हुआ है और एक आरबीएसके का, उसके का भी है ना क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करेंगे। अगर इसकी बात करें इंट्रोडक्शन में, तो ये स्टार्ट कब हुई? 12 अप्रैल, यहां पर 12 नहीं लिखा हुआ, 12 अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुई। और ये कहां पर? भारत सरकार ने स्टार्ट करी सबसे पहले, ठीक है। तो भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार कोई योजना लेके आई, केंद्र सरकार ने बोला मैं एक योजना लेके आ रही हूं, और वो योजना कब लेके आई? 12 अप्रैल 2005 में। उसके बाद में राजस्थान में ये कब स्टार्ट हुआ? राजस्थान में ये सितंबर 2005 में स्टार्ट हुआ। मतलब केंद्र सरकार ने तो पहले ही ले आई है, 12 अप्रैल 2005 में ले आई, फिर उसी 2005 के अंदर सितंबर में राजस्थान में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो तुमको आंसर क्या करना है? पहला आंसर यही करना है, 12 अप्रैल 2005। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान जो होता है, राजस्थान राज्य जो होता है वो किस स्टेट के अंदर होता है। इनको ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, कुछ राज्यों को, कुछ स्टेट को लो परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर एलपीएस के अंदर डिवाइड कर दिया और कुछ राज्यों को हाई परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर कर दिया, मतलब एचपीएस में डिवाइड कर दिया। आधे राज्य में से 10 राज्य जो थे ना वो एलपीएस के अंदर आते थे। एलपीएस का मतलब ये समझोगे कि यहां पर मृत्यु ज्यादा होती थी जननी की, है ना, तो जहां पर ज्यादा मृत्यु होती थी वहां पर सरकार ने उनको अलग अलग स्टेट मान लिए। जैसे उन स्टेट के अंदर मैं तुमको नाम बता देता हूं, अगर किसी को नोट करना है तो लिख लेना एलपीएस के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। एक तो राजस्थान आता है, ठीक है, दूसरा तुम्हारा उत्तर प्रदेश एलपीएस स्टेट के अंदर आता है, अरुणाचल इसके अंदर आता है, झारखंड इसके अंदर आता है, जम्मू कश्मीर इसके अंदर आता है, आसाम इसके अंदर आता है, उत्तरांचल इसके अंदर आता है। तो एलपीएस स्टेट क्या है, एलपीएस दो स्टेट में बांट दिए। देखा सरकार ने कि किस स्टेट में ज्यादा मौत हो रही है ना जननी की, तो उस स्टेट को ज्यादा जहां पर मौत हो रही थी उसको किस में डाल दिया, एलपीएस के अंदर, और जिसके अंदर कम मौत हो रही थी उसको किसके अंदर डाल दिया, एचपीएस के अंदर। ठीक है, तो एलपीएस के अंदर क्या रखा गया, एलपीएस में और एचपीएस में डिफरेंस क्या है। एलपीएस के अंदर जो मम्मी होती है और आशा वर्कर होती है, मम्मी को जैसे मान लो कोई ग्रामीण क्षेत्र की है स्त्री, है ना, प्रेग्नेंट है, उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। कोई शहरी क्षेत्र की है तो उसको पैसे ग्रामीण से तो कम मिलेंगे बट एचपीएस से क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। आगे चलेंगे मैं बताऊंगा एलपीएस और एचपीएस में क्या डिफरेंस है, पर ये तुमको समझना है कि एलपीएस के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। राजस्थान आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, आसाम आता है, जम्मू कश्मीर आता है, अरुणाचल आता है। ये इस तरह से 9 से 10 राज्य इसके अंदर रखे गए। क्या इतनी बात क्लियर है। अब एलपीएस के अंदर क्या होगा, वित्तीय सहायता का प्रावधान ज्यादा होगा, मतलब पैसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो राजस्थान एक एलपीएस के अंदर रखा गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका मेनली उद्देश्य था एमएमआर को कम करना और आईएमआर को कम करना। एमएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बता सकता है क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं मातृ मृत्यु दर, और शिशु मृत्यु दर को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आईएमआर। आईएमआर मतलब इन्फांट, ठीक है, इन्फांट मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, एमएमआर को और आईएमआर को कम करना। ठीक है, तो मेन उद्देश्य अपन को पता पड़ा। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, विशेषता ये है कि गर्भवती महिला को प्रसव के लिए हॉस्पिटल, ठीक है, अस्पताल, हॉस्पिटल जाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कुल मिला के जो मेन आंसर जाएगा ना इंस्टीट्यूशनल, है ना, डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में क्या कराना है, डिलीवरी करानी है, वो आंसर जाएगा जेएसवाई में। कल भी बताया था एनएचएम में क्या होता था कि उसको बोलते थे कि तुम जाके चिकित्सालय में जाके क्या कराओ, डिलीवरी कराओ, घर पे मत कराओ, क्योंकि घर पे कराओगे तो मरने के चांसेस ज्यादा है। तो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराना मेन उद्देश्य जेएसवाई का है, ना कि एनएचएम का। मेन उद्देश्य क्या लिखोगे, एनएचवाई में, ठीक है, जेएसवाई में। उसके बाद में नेक्स्ट बात, ये जो है 100% केंद्र प्रयोजित है, मतलब इसके ऊपर केंद्र सरकार का ही मेन इसने योजना चलाई, तो केंद्र सरकार का ही आंसर जाएगा। बताओ केंद्र सरकार के हिसाब से योजना कब स्टार्ट हुई, 2005 में, और डेट क्या है, महीना कौन सा है, 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 2005 में स्टार्ट हुई। और राजस्थान में कब स्टार्ट हुई, सितंबर के अंदर। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या है, एमएमआर को और आईएमआर को कम करना। दूसरा क्या कराना कि प्रोत्साहित करना कि तुम जाके चिकित्सालय के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर या अस्पताल के अंदर क्या कराओ, डिलीवरी कराओ। ठीक है, तो ये डिलीवरी तुम करा देना। और ये जो है 100% क्या है, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग है। केंद्र सरकार ने बोला कि गरीब परिवारों को डिलीवरी और प्रसव उत्तर, डिलीवरी के बाद भी देखभाल के साथ में नगद सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार का मतलब यह है कि जब डिलीवरी से पहले भी ध्यान रखना है और डिलीवरी के बाद भी ध्यान रखना है। डिलीवरी होने के बाद में उनको कुछ नगद राशि भी देनी होती है। ठीक है, तो डिलीवरी से पहले भी सरकार ध्यान रखेगी और डिलीवरी के बाद भी कौन ध्यान रखेगी, सरकार ध्यान रखेगी। ठीक है, उसके बाद में इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट काम होता है आशा का।
मेन इंपॉर्टेंट किसकी भूमिका होती है? आशा की। आशा किसको बोलते हैं? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म नीचे आएगी, बाद में बताऊंगा। अभी याद रखना आशा की मेन भूमिका क्या है। देखो आशा जो होती है गर्भवती स्त्री को, अब जाके डॉक्टर तो नहीं संभालेगी है ना प्रेगनेंसी के अंदर, की पहले भी मैं संभालती हूँ बाद में भी मैं संभालती हूँ, डॉक्टर तो नहीं संभालेगी, इसके लिए आशा को रखा गया। आशा क्या है? एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इस योजना में इसका सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल इसी का ही है। अब ये करती क्या है? ये गर्भवती महिला का जो पहले भी ध्यान रखेगी और बाद में भी ध्यान रखेगी। अगर मान लो डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती महिला होगी उसको कितना पैसा मिलेगा? 1400 रुपए। रूरल एरिया में कितना मिलेगा? 1400। और अगर वो अर्बन एरिया की है, शहरी की है, तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं? किसको मिलेंगे? मम्मी को मिलेंगे या आशा को मिलेंगे? ये किसको मिलेंगे? जननी को, मदर को। तो इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन फेमस फेमस बता देता हूं। एक तो कि एलपीएस, ये एलपीएस के बारे में ही है। एलपीएस मतलब लो परफॉर्मिंग स्टेट, है ना। उसके अंदर अगर अर्बन या शहरी क्षेत्र के अंदर कोई गर्भवती महिला है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? कम पैसे मिलेंगे, मतलब 1000 मिलेंगे। और अगर कोई रूरल एरिया की है तो उसको कितने मिलेंगे? 1400 मिलेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? अरे हाँ या ना? ठीक है। क्या बोस आशा को भी पैसे मिलते हैं क्या? हाँ, आशा को भी पैसे मिलते हैं। आशा को कितने पैसे मिलेंगे? इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। आशा को 600 रुपए मिलेंगे जब वो कहां पर होगी? बताओ, रूरल में या अर्बन में? क्या लिखूं यहाँ पे, रूरल या अर्बन? एक 600 मिलेंगे, एक 400 मिलेंगे। बताओ रूरल कहां लिखूं और अर्बन कहां लिखूं? पैसे ज्यादा कहां मिलेंगे आशा को? रूरल में ही ज्यादा मिलेंगे, ग्रामीण एरिया में ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो रूरल में मिलेंगे 600 और अर्बन में मिलेंगे 400। ये किसको मिलेंगे? आशा को। अब ये जो बात करी है ना, जो नोट्स में प्रोवाइडेड है तुमको, ये एलपीएस स्टेट की है। अगर मैं एचपीएस स्टेट की बात करूं, किसकी? एचपीएस स्टेट की। इसके अंदर इन पैसों के जो मामले हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। आशा के बिल्कुल सेम होंगे, चाहे एचपीएस में हो चाहे एलपीएस में हो। मतलब आशा किसी भी स्टेट की हो, उसको पैसे या तो 600 मिलने या फिर 400 मिलने। और 600 कहां मिलेंगे? गांव में। और 400 कहां मिलेंगे? शहर में। आशा की फिक्स डिपॉजिट है। बट मदर की है ना, वो चेंज हो जाती है। मदर को पैसे कम मिलते हैं। अगर मदर की बात करूं एचपीएस में, तो मदर को जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? वो एलपीएस से कम मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे वो याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बार बार तुम है ना बहुत सारे न्यूमेरिकल नंबर याद रखोगे, बट तुमको ये क्लियर होना चाहिए कि एलपीएस स्टेट में पैसे ज्यादा मिलते हैं मदर को। और एचपीएस अगर स्टेट है कोई, मान लो कोई मध्य प्रदेश का है या फिर कोई और कोई स्टेट का है, इन 10 स्टेट के अलावा, तो उनको पैसे क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? एचपीएस के अंदर क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। क्लियर है क्या बात? अरे हाँ या ना? बाद में आती है पात्रता। देखो गर्भवती महिला जो होती है 19 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 19 वर्ष से ज्यादा। 18 वर्ष की बात नहीं हो रही, 19 वर्ष या 19 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। विवाह की आयु कितनी होती है? 18। आंसर क्या लिखना है? 18 लिखे या 19 लिखे? 18 तो विवाह की है, बच्चा बाद में होगा पहले होगा? विवाह से तो बाद में ही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो आंसर अगर इसमें बात करें तो 19 वर्ष ही लिखना है, ठीक है। तो 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कवरेज, ये पैसे कितने बच्चों तक मिलेंगे? ऐसा बोले कि मैंने 10 बच्चे पैदा किए, क्या 10 को पैसे मिलेंगे? नहीं, ओनली 2 बच्चों को ये कवरेज मिलती है। तो कवरेज पहले और दूसरे बच्चे को ही मिलता है, वो भी जीवित बच्चा होना चाहिए। दूसरा, प्रसव का स्थान, मेनली लाभ उनको मिलेगा जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही डिलीवरी कराएं या फिर ऐसा निजी संस्थान जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। तो उन दोनों जगहों पर क्या मिलेगा? इस सेवा का, जेएसवाई का फायदा मिलेगा। सभी वर्ग राजस्थान में यह योजना गरीबी, मतलब हर किसी को ये योजना मिलेगी, कोई अलग नहीं, कोई बीपीएल नहीं, सबको यही योजना मिलेगी, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त सेवा क्या मिलती है वो सुनो। इसके अतिरिक्त
गर्भावस्था के दौरान कम से कम प्रसव पूर्व जांच को बढ़ावा दिया गया है। कुल मिला के गर्भ से पहले कई सारी जांच कराई जाती है ना, ब्लड टेस्ट हो गया, थायराइड का टेस्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे चेकअप कराए जाते हैं। तो ये सारे चेकअप, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है बच्चे को, है ना, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, ये सारे चेकअप कराए जाते हैं। तो इन चेकअप्स का जो होता है वो देख रेख कौन करता है, वो भी सुविधाएं अलग से मिलती है। दूसरा, रेफरल एम्बुलेंस, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था सीएचओ के टाइम में, और ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फ्री एम्बुलेंस किस योजना के तहत मिलती है माता को, फ्री एम्बुलेंस किस योजना के तहत मिलती है, आंसर क्या करके आओगे, JSY, जननी सुरक्षा योजना। तो अगर फ्री एम्बुलेंस कोई पूछ ले, फ्री एम्बुलेंस किसके तहत मिलती है, JSY के तहत मिलती है। तो JSY से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी बताते रहना। अगर मान लो अर्बन एरिया में है या फिर शहरी क्षेत्र की महिला गर्भवती है, तो उसको डिलीवरी होने के बाद में कितने पैसे मिलेंगे, 1000। और अगर कोई रूरल एरिया की है या फिर ग्रामीण क्षेत्र की है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 1400। दूसरा क्वेश्चन, आशा को कितने पैसे मिलेंगे, आशा को 600 और 400। 600 किसको मिलेंगे, रूरल को या फिर अर्बन को, रूरल को कितने मिलेंगे, 600 मिलेंगे, और अर्बन को कितने मिलेंगे, 400 मिलेंगे, ठीक है। ये आशा की बात हो गई। दूसरा, फ्री एम्बुलेंस किस योजना के तहत प्रोवाइड कराई जाती है, अगर तुमसे पूछ ले LPS स्टेट कौन कौन से होते, तो कौन कौन से बताओगे, जल्दी बोलो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बिहार, झारखंड, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, LPS। बताओ LPS में पैसे ज्यादा मिलते हैं या HPS में पैसे ज्यादा मिलते हैं, महिला को जो डिलीवरी होगी जिसकी, LPS। तो जितने भी क्वेश्चन पूछने थे, अगर मान लो तुमने क्वेश्चन नहीं लिखे तो मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख कर देना। JSY कभी स्टार्ट हुई, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो, 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005। दूसरा, फ्री एम्बुलेंस, दूसरा क्वेश्चन, फ्री एम्बुलेंस किसमें मिलेगी, तीसरा क्वेश्चन, अगर LPS स्टेट है, माइक ऑफ कर दो, अगर LPS स्टेट है तो LPS स्टेट में अर्बन क्षेत्र में और रूरल क्षेत्र में गर्भवती स्त्री को प्रेग्नेंट लेडी को बताओ कितने पैसे मिलेंगे, अर्बन में कितने मिलेंगे, 1000, और रूरल में कितने मिलेंगे, 1400। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ पैसे गर्भवती स्त्री को ज्यादा किसमें मिलते हैं, LPS में या HPS में, प्रेगनेंसी के टाइम में पैसे ज्यादा मिलेंगे किसमें, LPS स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा जाए आशा को कितने पैसे मिलते हैं, तो आशा को कितने पैसे मिलते हैं, बताओ भाई, 600 और रूरल में और 400 अर्बन में। 600 किसमें मिलते हैं, अर्बन में या रूरल में, रूरल के अंदर, और अर्बन में कितने मिलेंगे, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि LPS स्टेट में कौन कौन से आते हैं, मेनली स्टेट, राजस्थान, झारखंड और बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन JSY में से बनते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन एक और बता रहा हूं कि कितने बेबीज तक है ना JSY की योजना का तुमको फायदा मिलेगा, तो कितने बच्चे आगे के, 10 या 2, क्रिकेट टीम थोड़ी बनानी है, आंसर क्या करोगे, 2। उसके बाद में बताओ बच्चे दोनों जिंदा होने चाहिए या मरे हुए होने चाहिए, जिंदा, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हो जाती है JSY के बारे में, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब ये योजना नहीं है, क्या है, कार्यक्रम, JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जननी शिशु
शिशु पहले या सुरक्षा पहले, ये भी तुमको पूछ सकता है। बताओ पहले बच्चा आएगी या पहले सुरक्षा करोगे? पहले बच्चा आएगा तभी तो सुरक्षा करोगे, ऐसे थोड़ी करोगे कि पहले सुरक्षा में चले जाएंगे। किसकी सुरक्षा करें ये तो बताओ। जननी और शिशु दोनों की सुरक्षा करनी है। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका परिचय क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ? ये 1 जून 2011 में हुआ। कहने का तात्पर्य है JSY हुआ 2005 में, और 2005 में कितने जोड़ू की 2011 हो जाए? 6 साल और जोड़ने। तो 6 साल बाद सरकार को दिमाग आया कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके कार्यक्रम निकालते हैं कि जननी को भी सुरक्षा मिले और शिशु को भी सुरक्षा मिले। तो सरकार को कितने साल बाद दिमाग लगा कि 6 साल बाद क्या कर लेते हैं, हम दोनों को अपन संभाल लेते हैं ना। तो 6 साल बाद में 1 जून 2011, वो कब स्टार्ट हुई थी JSY? 12 अप्रैल 2005। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी सरकार को ख्याल आया कि JSSK निकाला जाए? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन मंत्रालय को दिमाग आया कि ये वाला अब निकालना चाहिए कार्यक्रम, बहुत टाइम हो गया, ओनली JSY चल रहा है, तो JSK के निकालो। तो JSK के इन्होंने निकाल दिया। तो किसने निकाला? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कितने क्वेश्चन हो गए इसके? 1 2 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन अगर बात करें, इसका टारगेट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी हो रही है तो सभी गर्भवती को और सभी शिशुओं को 0 कॉस्ट में सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। मतलब अगर किसी की भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है तो मम्मी का और बच्चे का दोनों का 0 कॉस्ट में क्या करें, उनको सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। मुख्य सिद्धांत क्या है कि कोई भी गरीब परिवार पैसों की कमी के कारण बच्चे और मां का इलाज न छोड़े। अब बोस कोई डिफॉर्मिटी होगी बच्चे को तो कौन उठाएगा खर्चा? तो भी सरकार उठाएगी। अगर मदर को कोई प्रेगनेंसी के टाइम दिक्कत आ जाती है, APH हो जाता है या PPH हो जाता है, तब भी कौन संभालेगी? सरकार संभालेगी। तो सरकार ओनली 0 कॉस्ट पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी। तो ये 0 कॉस्ट वाली लाइन है ना, इंपॉर्टेंट है। 0 कॉस्ट पर सेवाएं उपलब्ध कराए बच्चे को और मां को। तो कौन सा कार्यक्रम है वो? JSSK। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब बच्चा कितना, कब तक बच्चा रहता है? बच्चा कब तक बच्चा रहता है? बच्चा 1 साल तक ही बच्चा रहता है। 1 वर्ष तक अगर कोई भी बीमारी हो रही है बच्चे को, तो हर एक के लिए ना जाति देखी जाएगी, ना आर्थिक स्थिति देखी जाएगी, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, उसको इलाज मिलेगा, वो भी मुफ्त में। ठीक है, 0 कॉस्ट पर मिलेगा। योजना का लाभ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। तो ये केंद्र शासित भी है और राज्य के अंदर भी है। 100% केंद्र शासित वाला कौन सी थी योजना? JSY या JSSK? JSY। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि JSS के अंतर्गत मिलने वाले मुख्य निशुल्क सेवाएं क्या क्या हैं। देखो अब निशुल्क सेवाएं क्या क्या मिलेंगी। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी? सारी जांचें फ्री, सारी दवाएं फ्री। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या फिर सिजेरियन हो रही है, दोनों में कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं, 0। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड के अंदर कोई संक्रमण हो गया तो उसको सही करने का भी जिम्मा कौन लेगी? ये योजना लेगी, ये कार्यक्रम लेगा JSSK। डाइट देना, अगर मदर को है ना डिलीवरी के बाद क्या डाइट देनी है, उसकी भी पैसे कौन देगी? सरकार देगी। रोगी को लाने और ले जाने की सुविधा, मतलब डिलीवरी का टाइम जब आ जाए तो एम्बुलेंस आएगी, आपको लेके जाएगी हॉस्पिटल, उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद में एम्बुलेंस घर पे छोड़ने भी जाएगी। ऐसा नहीं कि छोड़ने नहीं जाएगी, ओनली लेने आएगी। तो दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट करेगी, जाना ले जाना दोनों का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। कौन सा मंत्रालय करेगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। उसके बाद में रेफरल ट्रांसपोर्ट। अब रेफरल ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? रेफरल ट्रांसपोर्ट की रेफर किया जाता है। मान लो किसी PSC में है ना, PSC में इलाज नहीं हो पा रहा, उधर सुविधा नहीं है, उधर डॉक्टर नहीं है, तो CSC में ले जाने के लिए
या उससे बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के लिए क्या रखा जाएगा कि वहां पर पहुंचाने के लिए भी एम्बुलेंस क्या ले जाएगी, उसको फ्री में ले जाएगी। मतलब एम्बुलेंस का काम है घर से लेके आना, वापस घर में लेके जाना, और अगर वहां पर सुविधा नहीं है तो बड़े अस्पताल में लेके जाना। बस इतनी किसका है, ट्रांसपोर्ट का काम है। तो रेफरल ट्रांसपोर्ट भी किसमें मिलेगा, इसी में मिलेगा। ये तो सारी चीज थी गर्भवती स्त्री के लिए। बच्चों को क्या क्या मिलेगा, बच्चों को निशुल्क इलाज मिलेगा, दवा, जांच, भर्ती सब, मुफ्त रक्त संक्रमण, मुफ्त रक्त संक्रमण, और मुफ्त भोजन और परिवहन सुविधा। तो भोजन और परिवहन सुविधा भी किसको, मतलब एक ही जैसी बात है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है, सेम बात है। फ्री में उनको खाना मिलेगा, फ्री में सारी जांचें होगी, और फ्री में सारा उसका अगर ब्लड में कोई दिक्कत है वो भी सही होगा। अब देखो सुविधाएं क्या है, फ्री होम टू फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट, अगर घर से अस्पताल लेके आ रहे हैं वो भी फ्री, जरूरत पड़ने पर उच्च संस्थान पर लेके जा रहे हैं वो भी फ्री, ये बात मैं बता ही चुका हूं। उसके बाद में फ्री ड्रॉप बैक ट्रांसपोर्ट, मतलब घर पे ले जाने के, डिलीवरी होने के बाद भी फ्री में। अब ये सारी बातें इसके अंदर आई थी। उसके बाद में राजस्थान में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके बाद में बात करते हैं। राजस्थान में JSSK को NHM राजस्थान के अंतर्गत लिया गया, ठीक है। कुल मिला के तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि JSSK किसके अंतर्गत आता है, तो NHM के अंतर्गत आता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर हर जिला अस्पताल CSC PSC स्तर पर निशुल्क प्रसव सेवाएं मिलेंगी, आयुष्मान एम्बुलेंस मिलेगी 108 104, दो तरह की होती है, एक धन्वंतरी एम्बुलेंस भी होती है ना, एक धन्वंतरी एम्बुलेंस भी होती है, एक 104 भी होती है। तो दोनों एम्बुलेंस की मदद मिलेगी जो भी वहां पर प्रोवाइडेड हो। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला को संस्थान प्रसव हेतु प्रेरित करना। अब आशा का काम क्या है, यहाँ पर आशा ये करेगी कि उसको बोलेगी कि हॉस्पिटल में कराओ आप डिलीवरी। तो आशा को क्या फायदा होगा, आशा को सरकार पैसे देगी, और सरकार को क्या फायदा हुआ कि जो बच्चे हैं या मम्मी हैं उनकी डेथ कम हो, यही तो सरकार को, इसलिए तो ये योजना लेके आए। तो सरकार को क्या फायदा होगा, सरकार को ये फायदा होगा कि मम्मी की मृत्यु भी कम होगी, बच्चे की मृत्यु कम होगी, और आशा को क्या फायदा होगा, उसको पैसे मिलेंगे कि भाई तू बहला फुसला के उसको समझा, अगर गांव की स्त्री है तो उसको समझा कि घर में बच्चे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बच्चे मरते ज्यादा है ना, इसलिए तू क्या कर, हॉस्पिटल में आ, उधर डिलीवरी करा, उधर तेरे को रहना फ्री है, खाना फ्री है, सारी जांचें फ्री है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो मैं बैठी हूँ, टेंशन मत ले। तो आशा एक तरह से तुम्हारी फ्रेंडली काम करेगी, ये तुमसे, आशा को इस बात के पैसे मिलेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? ठीक है। अब इसके क्वेश्चन में सारे बोलते जा रहा हूं, इसके क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, JSSK इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, जल्दी बोलो। जननी शिशु सुरक्षा योजना। क्या योजना है या कार्यक्रम है? तरण कटारा माइक ऑफ करो भाई। योजना है या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है, ठीक है, के देख के कार्यक्रम वैसे लगा दोगे, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। दूसरा क्वेश्चन, JSSK कब स्टार्ट हुई? 1 जून 2011। 1 जून 2011। JSY कब स्टार्ट हुई? 12 अप्रैल अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005। रेफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा किसको मिलती है, JSY या JSSK? JSSK। रेफरल एम्बुलेंस की सुविधा किसको मिलेगी, JSSK। अगर बात करें कि दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट, हेमलता चौधरी माइक ऑफ करो, अगर दोनों तरफ के ट्रांसपोर्ट लेना और ले जाना, वो वाले सुविधा किसमें मिलेगी, JSSK। शिशु कितने साल का होना चाहिए कि उसको है ना सुविधा हम फ्री में प्रोवाइड करें, कितने साल का होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं JSSK, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब उसके बाद ये तीसरा लास्ट प्रोग्राम पढ़ा रहा हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है, कोई भी हो, चाहे वो है ना हेल्थ से रिलेटेड, अगर कोई भी अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो नर्सिंग का हो चाहे कोई भी हो, सब में इसका क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसका नाम है RBSK।
सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि आरबीएसके की फुल फॉर्म क्या है। आरबीएसके का फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा 6 फरवरी 2013 में शुरू हुआ। राजस्थान की बात नहीं हो रही है, ये कहां की बात हो रही है? भारत सरकार द्वारा। राजस्थान में तो ये फरवरी के बाद में कुछ सितंबर के आसपास आया। ठीक है, तो सितंबर के आसपास ये राजस्थान में आ गया। तो सितंबर के आसपास कब आया? राजस्थान में आया। असली में ये कब आया था? भारत सरकार ने इसको 6 फरवरी 2013। बताओ 2005 में क्या आया? जेएसवाई। जेएसएसके कब आया? 1 जून 2011। उसके बाद में नेक्स्ट आया आरबीएसके। आरबीएसके कब आया? कितने साल बाद आया? 2 साल बाद। मतलब 2011 के बाद में 2 साल बाद 2013 में कौन आ गया? आरबीएसके आ गया। इस तरीके से याद रखनी है कि 5 साल पहले 6 साल पहले कौन आया? जेएसवाई है, मतलब 2005 में। उसके बाद में 2011 में आया, उसके बाद में 2013 में आया। ठीक है, 2013 में क्या आया? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब इसको लॉन्च करने वाला भी यही मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी जो प्रोग्राम है एनएचएम के अंतर्गत आता है। जेएसवाई एनएचएम के अंदर आता है, जेएसएसके भी एनएचएम के अंदर आता है, और ये भी आरबीएसके भी किसके अंदर आता है? एनएचएम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य, क्वेश्चन मेन पता है क्या आया था? सीएचओ में एक बार क्वेश्चन आया, और वो आया था कि बताओ इसमें जो आयु वर्ग होते हैं, कौन से बच्चों को ना आरबीएस के अंदर सुविधा मिलती है? आरबीएस के तहत किन बच्चों को सुविधा मिलती है? किस एज के होने चाहिए? जन्म से लेकर 18 वर्ष, या फिर इसको 0 से 18 बोल सकते हैं। तो दोनों ही आंसर सही होंगे। या फिर इसको 0 से 18 वर्ष बोलो, या फिर जन्म से 18 वर्ष बोलो, दोनों ही इसके आंसर सही होंगे। ठीक है, तो आरबीएस के तहत कौन सा वर्ग होता है, किन बच्चों को मिलता है? 0 से 18 या फिर जन्म से 18 साल। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो, क्या होगा? थक गए क्या? मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर। एक ही सुन पा रहा है? यस सर। चलो एक बार सुना के दिखाओ ना, सब चिल्लाना। मैं जैसे ही 3 2 1 बोलूं ना तो सब हा उल्ला करना। ठीक है, कैसे चिल्लाते हो दिखाना। 3 2 1। यस सर। यस सर। ऐसे करते कोई हा उल्ला? हा उल्ला कैसे करते हैं? कोई गाने चलाओ, कोई तालियां बजाओ, कोई है ना कुछ करो, कोई कुछ करो, ऐसे थोड़ी करते हैं हा उल्ला। यस सर से हा उल्ला थोड़ी होता है। 3 3 2 1 करूंगा तो हा उल्ला करके दिखाना मेरे को, है ना? कुछ भी करना, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, है ना? 3 2 1। यस सर। मजा नहीं आया? कोई गाने वाने चलाओ बीच में यार, ऐसे थोड़ी। मतलब तुम तो टाइम पास, तुम तो पढ़ रहे हो, असली में मजाक करने आओ, मजाक करना है अपन को। 3 2 1। हाँ, ये अच्छी आवाज थी। ये बहुत अच्छी आवाज है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या हो रही थी? आरबीएसके के बारे में बात हो रही थी। बताओ आरबीएसके कब आया? 6 अप्रैल 2013। 6 अप्रैल को आ गया। 2013। अब्बा जब्बा डब्बा कब आया बताओ? 1 जून को आया या 12 अप्रैल को आया? कब आया? 6 फरवरी 2013। 6 फरवरी 2013 को आया। वेरी गुड। तो फरवरी में क्या होता है बताओ? वैलेंटाइन डे होता है क्या? अरे होता है कि नहीं होता? फरवरी में वैलेंटाइन डे होता है। तो 6 फरवरी में आरबीएस के आया। तो 6 फरवरी में ही, मतलब फरवरी के टाइम ही आया कौन? आरबीएस के। असली में वैलेंटाइन डे है, पर असली में बच्चे की बात हो रही है ना? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना की बात हो रही है, कार्यक्रम की बात हो रही है। योजना नहीं है, कार्यक्रम है। तो डेट बताओ फरवरी में कब है? 6 12 या 14 फरवरी? 6 फरवरी है ना? तो है तो ये वैलेंटाइन वीक से पहले की बात। ठीक है, तो बच्चे वाली बात हो रही है। ठीक है, इससे अपन ने याद करा। 2013 या 2011? 13। 2011 में क्या आया था? जेएसएस
के, JSSK ठीक है। उसके बाद में JSSK के अंदर तुमने ये पढ़ा, RBS के अंदर तुम ये बताओ, RBSK के अंदर कि मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने तुमको अभी क्या बताया था, मैं खुद भूल गया तुमसे मस्ती के चक्कर में। हाँ, एज ग्रुप क्या होता है, 0 से 0 to 18 0 से 18 वर्ष, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलेंगे, जन्म से 18 साल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, सुन लेना इसको। जो क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जन्म से 18 वाले को मिलेगा 1 से 6 वर्ष तक वाले बच्चे को आंगनवाड़ी में पढ़ाना जिम्मेदारी है उनकी। अब यहां पर बच्चे को समझदार बनाना है और स्वास्थ्य अच्छा देना है, तो 1 से 6 वर्ष वाले को आंगनवाड़ी, क्योंकि जन्म में तो आंगनवाड़ी में भेज नहीं देंगे, 0 तो होगा नहीं, तो 0 से 6 नहीं है, क्या है, 1 से 6। ऐसी बात तुमने कल एक और जगह पढ़ी थी, बताओ कहां पढ़ी थी, पालनहार योजना में। पालनहार योजना में 0 से 6 वर्ष वाले को आंगनवाड़ी में रखते थे, यहां पर क्या है, 1 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। और उसके बाद में 2.6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के माध्यम से पढ़ाना है। मतलब या तो आंगनवाड़ी में रखो 6 वर्ष तक, या फिर जब 2.5 साल का बच्चा हो जाना तब उसको कहां भेज दो, स्कूल में भेज दो, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसका ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर वो 2.6 नहीं है, वो 6 से 18 ही नहीं है क्या डायरेक्ट? हाँ सॉरी 6 से 18, ये दूसरा तो पॉइंट है, 6 से 18 वर्ष, सॉरी 6 से 18 वर्ष है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 4D सिद्धांत। 4D सिद्धांत, ये जो क्वेश्चन होता है ये RBSK के तहत होता है। किसके तहत होता है, RBSK के तहत। अब RBSK ने क्या किया, 4D सिद्धांत लाया। 4D सिद्धांत को समझना, 4D से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 4D में एक D होता है डिफेक्ट्स, दूसरा होता है डिजीज, तीसरा होता है डेफिशिएंसी और चौथा होता है डेवलपमेंट डिलेस डिसेबिलिटीज। अब ये चारों के चारों पॉइंट याद रखने वाले हैं, ऐसे नहीं ये तुक्के में लिखा हुआ है। 4D सिद्धांत में 4 क्या क्या आते हैं, एक पहला तो डिफेक्ट आता है कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या उसका हृदय के अंदर कोई छेद तो नहीं है, होठ जो है क्लेफ्ट लिफ्ट तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। डिजीज के अंदर कोई एनीमिया मलेरिया ये सारी चीजें। डेफिशिएंसी के अंदर कोई इसके अंदर पोषक तत्वों की कोई कमी तो नहीं है, आयरन आयोडीन इन सब की। फोर्थ आता है डेवलपमेंट डिले और डिसेबिलिटीज। पहले तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 4D के अंदर क्या क्या चीज आती है, जल्दी से बोलो, पहला क्या है, डिफेक्ट। दूसरा D का मतलब क्या है, डिजीज। तीसरे का मतलब क्या है, एफिशिएंसी। और चौथे का क्या है, डेवलपमेंट डिले और डिसेबिलिटीज। अब ये जो है ना 4D, इसके अंदर टोटल 30 बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाती है। कितनी, 30 चीजों को देखा जाता है। डिफेक्ट के अंदर, डिजीज के अंदर, डेफिशिएंसी के अंदर, डेवलपमेंट डिले और डिसेबिलिटी के अंदर कितने चीजों को देखा जाता है, 30 चीजों को देखा जाता है। अब ये जो 4 चीज हैं, पहले तो इनके नाम पता होने चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि 4D जो होता है वो किस में देखा जाता है, RBSK के अंदर देखा जाता है। अब वो ये है क्या, अब ये बात करते हैं, ये स्क्रीनिंग होती है। मतलब अगर बच्चे ने जन्म लिया है वो स्क्रीनिंग होगी। सबसे पहले स्क्रीनिंग कहाँ होगी, जहां पर बच्चे ने जन्म लिया है, मतलब हॉस्पिटल में। उसके बाद में उसकी बच्चे की स्क्रीनिंग होगी कहां के अंदर, आंगनवाड़ी में। तीसरी स्क्रीनिंग होती है स्कूल के अंदर। तो ये तीनों जगह पर बच्चे की स्क्रीनिंग होती है। ऐसा नहीं कि पहले जन्म हुआ उसमें दिख जाएगी सारी डेफिशिएंसी, सब कुछ दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना। सबसे पहले हॉस्पिटल में उसका देखेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है उसके अंदर। दूसरा देखेंगे, दूसरा वहां पर आंगनवाड़ी के अंदर। और तीसरा कहां देखेंगे, स्कूल्स के अंदर। तो इन तीनों जगहों पर उसकी स्क्रीनिंग होगी। अगर कहीं 4D हो जाता है किसी बच्चे को, या इनमें से कोई चीज दिख जाती है, कोई भी चीज, या कोई डिफेक्ट दिख जाए, डिफेक्ट तो तुमको बचपन में जब जन्म होगा तभी दिख जाएगा। डिजीज अगर कोई आ गई, एनीमिया आ गया, मलेरिया हो गया, कोई भी अगर डिजीज आ गई, तो डेफिशिएंसी है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा अच्छे से। क्योंकि डेवलपमेंट कब होगा, जब बड़ा होगा तभी तो देखा जाएगा। तो स्कूल में देखा जाएगा कि यार डेवलपमेंट हो रहा है, ये अच्छे से बोल पा रहा है या हकला रहा है बच्चा, है ना, चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा। 1 साल तक बच्चा नहीं चल पाता, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रोग बोलते हैं आयुर्वेद के अनुसार,
अगर 1 साल में बच्चा नहीं चल पाता तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं? फक रोग बोलते हैं ना। ठीक है, फक रोग के अंदर कौन सा तो उसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है ना। फक रोग की बाद में याद कराता हूं, पहले ये सुनो। 4D होगी, है ना। नेक्स्ट बात, आरबीएस के अंतर्गत टीम क्या होती है? एक होता है मोबाइल हेल्थ टीम। मोबाइल का मतलब ये मोबाइल नहीं, चलने वाला परिवहन एक सिस्टम होता है, एक यूनिट होती है जो चक्कर लगाती है ना। दूसरा, एक मेल डॉक्टर होना चाहिए, आयुष का हो चाहे एलोपैथी का हो। एक फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए, आयुष की हो चाहे एलोपैथी की हो। एक फार्मासिस्ट होना चाहिए या फिर एक एएनएम होनी चाहिए। अब ये पूरी टीम होती है जो आरबीएसके के अंतर्गत आती है। ये टीम देखेगी स्कूल में जाकर, आंगनवाड़ी में जाकर इनका जांच करेगी। जैसे अगर मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया किसके अंदर? एनएचएम के अंदर, तो तुमको यहीं भेजा जाएगा स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर, कि भाई देख के आओ कि वहां पर बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, नहीं हो रहा, डिले तो नहीं हो रहा, डिसेबिलिटी तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। ये एक सारा काम करने जाओगे तुम स्कूलों में, आंगनवाड़ी के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओस धाले में बैठ के काम करना है। ये सारे काम किसके अंदर रहेंगे? आरबीएस के अंदर। आरबीएस के, अब आरबीएस के क्वेश्चन बता रहा हूं, वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सुन लेना। अभी इसके अंदर 3 पॉइंट हो रहा है ना, तो 3 पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। क्या ज्यादा हो रहेगा ये योजनाएं? नहीं हो रही ना। ठीक है, है सर। ये वाला एक खत्म कर दूं ना आरबीएस के। ठीक है, एक आरबीएस के खत्म कर देता हूं। जिला स्तर की अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो प्रत्येक जिले में डीईआईसी, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होते हैं। अब हर जिले में डीईआईसी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या है? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ये स्थापित किए गए। अगर मान लो 4D के तहत कोई गड़बड़ी दिखती है बच्चे के अंदर, तो बच्चे को कहां भेजा जाएगा? या तो कोई नजदीक के पीएससी सीएससी में ले जाकर उसका उपचार किया जाएगा, छोटी प्रॉब्लम है तो, और अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो कहां पर लेके जाएंगे? डीईआईसी के अंदर लेके जाएंगे। उद्देश्य क्या है? जिन बच्चों को 4D पाए जाते हैं तो उनका निदान, उपचार, फॉलोअप करना, ये सब डीईआईएस के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, जो स्पीच, अगर मान लो कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा तो उसको स्पीच के लिए भी थेरेपिस्ट लगते हैं कि बोलना सिखाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स की टीम जो होती है वो किसके अंदर होती है? डीईआईसी। डीईआईसी का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। क्लियर है बात? उसके बाद में कार्य प्रणाली क्या है? देखो वही है कि मोबाइल हेल्थ टीम बच्चों को क्या करेगी? स्क्रीनिंग करेगी। अगर कोई संदिग्ध बच्चा मिल जाता है तो डीईआईसी भेजेगी, और डीईआईसी में डायग्नोस होगा, ट्रीटमेंट होगा, रिहेबिलिटेशन होगा। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान में इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? भाई राजस्थान में आरबीएसके को एनएचएम राजस्थान के अंतर्गत रखा गया है, ये तो पता ही है। अब इसमें से एक क्वेश्चन हो रहा है, प्रत्येक टीम में कितने लोग होते हैं? आंगनवाड़ी में 20 से 25 लोग होते हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र पर काम करते हैं। ये सब किसको कवर करते हैं? ये सारे स्कूल में भी जाते हैं, आंगनवाड़ी में भी देखते हैं, हर जगह पर यही देखते हैं, 20 से 25 लोग। पूरी टीम में कितने होते हैं? 20 से 25 लोग। अब आरबीएसके के पूरे क्वेश्चन बोल रहा हूं जल्दी जल्दी से, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। 25 आंगनवाड़ी है सर, वो 25 एक टीम आंगनवाड़ी को देखती है। जूम हो गई है क्या स्क्रीन? स्क्रीन तो जूम हो गई सर, एक मिनट लेकिन रुकना। ये लाइन में हाँ, प्रत्येक टीम 20 से 25 आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल कवर करती है। कहने का मतलब है एक टीम में कितने थे? 5 लोग थे। आयुर्वेद डॉक्टर था, है ना, एक फीमेल होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, और एक कौन होना चाहिए? एएनएम होनी चाहिए। ये पूरी टीम कहाँ जाती है? 20 से 25 आंगनवाड़ी के अंदर या स्कूल के अंदर जाती है। यही तो बोला मैंने, और कुछ बोल दिया क्या? आप बोले एक टीम में 20 से 25 लोग होंगे जो आंगनवाड़ी और हाँ, स्कूल वो कवर क्या है कि व्यथित गति हो गई मेरी। व्यथित गति किसको होती है? व्यथित गति किसकी प्रकृति होती है? वात की, पित्त की, या कफ की? वातज। आंसर जाएगा पित्त। क्या जाएगा? पित्त। वात की नहीं होती, पित्त की होती है। दिख रहा होगा पसीना ना, वही गति आ गई होगी। ठीक है, तो कुल मिला के जो टीम है वो कहाँ जाएगी? 20 से 25 आंगनवाड़ी में जाएगी या स्कूल में जाएगी, वहां पर जाके चेक करेगी। तो आरबीएसके के क्वेश्चन बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो अगर कोई लिखना चाह रहा है तो। देखो पहला क्वेश्चन, आरबीएसके कब स्टार्ट हुआ?
जल्दी बोलो। 6th Feb 2013. 6 फरवरी 2013। 6 फरवरी 2013। दूसरा क्वेश्चन, आरबीएसके की फुल फॉर्म क्या होगी? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीएस की टीम के अंदर कौन कौन होगा? आरबीएसके की टीम में एक आयुष डॉक्टर होगा या एलोपैथी, मेल होगा, और एक फीमेल होगी, मेल फीमेल दोनों होंगे। फार्मासिस्ट होगा और एएनएम होगा, और एक मोबाइल यूनिट होगी जो क्या करेगी, घूमेगी उनके साथ में, उसको ले जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक टीम कितनी जगह पर जाएगी? कम से कम 20 से 25 जगह पर जाएगी चेकअप करने। उसके बाद में 4D के अंदर 4D जो होगा वो किससे रिलेटेड है? आरबीएसके से रिलेटेड है। और 4D के अंदर 4D कौन कौन सी होती है? एक होती है क्या, जल्दी से बोलो, इफेक्ट्स, दूसरा डिजीज, तीसरा डेफिशिएंसी, चौथा डिसेबिलिटी, डेवलपमेंट और डिले। ये 4 चीजें पता होनी चाहिए 4D। ठीक है, क्या क्या है? डिफेक्ट, डिजीज, डेफिशिएंसी, डिले, डेवलपमेंट और डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर किस एज के बच्चे आते हैं? बताओ भाई। 0 से 18 वर्ष। उसके बाद में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ आंगनवाड़ी में कितने साल के बच्चा पढ़ेगा जाके आरबीएस के तहत? 1 से 6. 1 से 6 वर्ष। और अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में कौन पढ़ेगा? 6 से 18 वर्ष। ये सारी बातें हो जाती है ना। अब ये 3 प्रोग्राम पढ़ के आने, जेएसवाई, जेएसएसके और आरबीएसके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 5 मिनट में स्टार्ट हो रही है, मतलब 8:15 पे। क्या टाइम हुआ अभी? 7 हुआ? ठीक है, 7:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या टेक्निकल इशू हो गया था क्लास के अंदर, इससे पहले है ना, हो क्या रहा था, बार बार लाइट जा रही थी, और ये जो तुमको दिक्कत आ रही थी ना, इसके वजह से थोड़ा आज मेरी कैसी गति हो गई है? व्यथित गति हो गई है। ठीक है, हाँ। और वो किसका लक्षण होता है? वात दोष का, पित्त का या कफ का? पित्त का होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। बाकी अभी 5-10 मिनट में 7:15 पे क्लास दोबारा स्टार्ट हो रही है, वो मॉडर्न की होगी, ओनली आधे घंटे की होगी क्लास। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 7:15 पे।